अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। और आज जो है हम कुछ खुशगवार बातों के साथ अपने मॉर्निंग स्पॉट का आगाज़ करते हैं। कुछ सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी शामिल करेंगे और मुस्कुरा कर करेंगे, क्योंकि अगले 2 घंटों के लिए आपसे हम कुछ अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करेंगे। और सबसे पहले अपने सेगमेंट का आगाज़ जो हम अच्छी बात से करते हैं, उसमें आज जो अच्छी बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ यह है कि दूसरे को आप छोटे छोटे तहाइफ देते रहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप दिल की खुशबू बांट रहे हो। ऐसा करने से प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है, बल्कि खुलूस भी ज़ाहिर होता है। मतलब ये हदीस से भी साबित है कि अपने भाई को ज़रूर आप ऐसा तोहफ़ा दें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और आज के इस जदीद और मसरूफ़ दौर में हम अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ें और महंगे तहाइफ के बारे में सोचते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खुशी दिल में छोटी चीज़ों से भी पैदा कर सकते हैं। एक छोटा सा तोहफ़ा दे सकते हैं, चाहे वो एक हाथ से लिखा हुआ नोट ही क्यों ना हो, एक मुस्कुराहट क्यों ना हो, या एक फूल। किसी को भी, मतलब आप ये सब अगर जेस्चर अपना शो करें तो वो उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है, वो खुश हो सकता है। और छोटे छोटे तहाइफ की ख़ास बात यह है कि ये मोहब्बत और ख़याल को ज़ाहिर करते हैं। ये ज़ाहिर करते हैं कि आप सामने वाले की फ़ीलिंग्स आपसे कितनी अच्छी हैं। तो एक छोटा तोहफ़ा ये पैगाम देता है कि मैंने आपके बारे में सोचा और मैंने आपकी कदर की, और मैं आपके लिए मैंने वक्त निकाला है। और ये सोचना कि एक छोटी चीज़ भी किसी को खुश कर सकती है, तो हमारे जो ताल्लुकात हैं उससे और मजबूत होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी दोस्त को एक शुक्रिया का नोट देते हैं, ठीक है ना, तो ये ना सिर्फ इसकी खुशी को बढ़ाता है, बल्कि आपके जो बायलेटरल टर्म्स हैं ना, उसमें भी चाशनी पैदा कर देता है। तो इसी तरह एक छोटा सा आप खिलौना या एक फूल या किसी के पसंदीदा खाने का थोड़ा सा पोर्शन, ये एक बड़ी खुशी का बायस बन सकता है। और हमें याद रखना चाहिए कि खुशी हमेशा महंगी महंगी चीज़ों में नहीं होती है। ये दिल से दिया गया एक छोटा सा तोहफ़ा भी कभी कभी सबसे बड़ी खुशी ला सकता है। और ये एक अच्छी बात है जो हमें एक इंसानियत और मोहब्बत के असल सबक का दर्स देती है। लिहाजा एक दूसरे को ये छोटे छोटे तोहफ़े देते रहना चाहिए, ताकि आप दूसरों के दिल में अपनी जगह बना सकें और मोहब्बत और खुशी का पैगाम फैला सकें। क्योंकि खुशियाँ जो है ना, वो बांटने से ही बढ़ती हैं। तो जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक आपका हाथ देने वाला रहता है, तो वो उस तरह से फिर आपको कुदरत भी आपके लिए एक अबंडेंस वाला काम करती रहती है। यानी आपको हर तरफ से खुशियाँ मिलती रहती हैं। लेकिन अगर आप ही अपना हाथ रोक लेंगे, आप ही तंगदिली का मुज़ाहरा करेंगे, तो आपके बहुत सारे चीज़ें आपको लगेगा कि ब्लॉक हो गई हैं। तो उसको खोलने के लिए अपने दिल को सबसे पहले खोलें, और फिर अपना हाथ खोलें, और जितना ज़्यादा लोगों में बाँट सकते हैं बाँटिए। तो चलते हैं कुछ अब रात भर की ख़बरों की जानिब। कुछ मुल्की और आलमी सतह पर अपडेट्स हम शामिल कर लेते हैं, और आपको बताते चलें। सबसे पहले जो हमारे पास टॉप स्टोरी है वो है टाक में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। और ज़िला इंतज़ामिया के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। और जनूबी वज़ीरिस्तान, बाना, जंडोला, शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। अब जो कर्फ्यू लगाया गया उसके बायस डेरा इस्माइल खान शाहरा भी बंद रहेगी, और जंडोला मेला मुलतवी कर दिया गया है। जंडोला में कोई मेला होगा जिसको पोस्टपोन किया हुआ है। तो कर्फ्यू के बायस रनवाल बाज़ार और जंडोला बाज़ार भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये तो थी सबसे पहली टॉप स्टोरी, जिसके आप मनाजिर भी देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। अब चलते हैं आलमी मंजरनामे पर। और आलमी मंजरनामे पर आपको पता है क्या खबरें आजकल छाई हुई हैं। ईरान, इसराइल, अमेरिका वॉर। तो जो है जनाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जो तवानाई तनसीबात पर हमले हैं ना, वो मज़ीद 10 रोज़ तक के रोकने का ऐलान कर दिया है। अब इसके पीछे भी इनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी। अब क्या उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा है कि 6 अप्रैल 2026 तक वो ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले रोक रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो ये इक़दाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। और इससे पहले सदर ट्रंप ने इन तनसीबात पर हमले 5 रोज़ के लिए रोकने का ऐलान किया था, जिसकी मुद्दत गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गई थी। अच्छा, सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बातचीत जारी है, और फेक न्यूज़ मीडिया की जानिब से जारी खबरों के बरक्स ये बातचीत उम्दगी से जारी है। तो देखते हैं इस पे ईरान का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ईरान ने तो पहले अपना मौक़िफ़ ये बताया था कि हमारे कोई ऐसे जो है ना नेगोशिएशन नहीं हो रही और हम जंगबंदी से बाज नहीं आएंगे। तो लेट्स सी कि ईरान का इस बारे में क्या मौक़िफ़ होता है अब।
अच्छा, तो ईरान जो है उसने जंगबंदी के लिए अमेरिका की जानिब से भेजी गई 15 तजावीज़ पर मुश्तमिल मुसवदे का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है। अच्छा, ईरान ने ना उसके 4 अपने उसने अहदाफ मुकर्रर किए थे और उसका जो तजवीज़ थी ईरान की अमेरिका के लिए, वो 4 नुकाती थी और उसमें तो एक ये था कि आप 1 ट्रिलियन पे करें, जितना भी आपने ये बिगाड़ पैदा किया है और जितना भी नुकसान किया है उसका नुकसान का अज़ाला करें। ठीक है, उसमें उसने आबनाए हुर्मज़ पे अपनी तस्लीम करने, फुल कंट्रोल तस्लीम करने के लिए बात की थी। उसने साथ ही जो सैंक्शंस उस पर लगा रखी थी उसको ख़त्म करने की बात की थी और जो है ईरान ने उसमें मतलब वो सारी चीज़ें जो कि ऑलरेडी, मतलब जैसे उसने कहा था कि आप हमारी जो रिजीम चेंज की आप बात करते हैं आप उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ये सारे ईरान के पॉइंट्स थे जिसको अमेरिका तस्लीम करने से इनकार है। तो इसी तरह ईरान ने भी, जब ईरान को अमेरिका ने 15 नुकाती एजेंडा अपना भिजवाया उसके जवाब में, तो उसमें उसके मुताबिक ईरान ने सालिसकारों के ज़रिए, जो सालिस आपको बताएं, उसके ज़रिए गुज़िश्ता रात तजावीज़ का जो जवाब भिजवाया, तो ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार कर रहा है। जो सीनियर ईरानी ओहदेदार हैं उन्होंने बरतानवी खबररसा एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लिया जो पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाई गई, क्योंकि पाकिस्तान इसमें फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है ना, पाकिस्तान ने मीडिएटर का किरदार अदा करने की बात की है। तो पाकिस्तान के ज़रिए से अमेरिका इसराइल का पैगाम ईरान को भिजवाया गया है ताकि किसी तरह मामलात रेजोल्यूशन की जानिब जाएं। लेकिन जो सिफारतकारी का ये अमल है, यानी कि ये रुका नहीं है, यानी कि वो ईरान तो बाज़ाब्ता अमेरिका से बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के ज़रिए से उसका पैगाम पहुंचाया जा रहा है। अब अमरीकी तजवीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है, ये कहना है ईरान का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो फैसिलिटेशन है वो भी किसी तरह से काम नहीं आती नज़र आ रही है, मौसर नज़र नहीं आ रही। तो वाशिंगटन जो है वो हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। और तुर्की और पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहे हैं। इस मरहले में मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नज़र नहीं आता, यानी कि अभी तक के नेगोशिएशन का कोई वाज़े सबूत नहीं मिलता। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी आपको मैंने पहले टॉप स्टोरी में बताया कि वो कह रहे हैं कि हाँ हमारी तो रवाबित जारी हैं और सब कुछ वो अच्छा शो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान, क्योंकि उस पर हमला किया गया है, मुज़ाकरात की टेबल पर अमेरिका ने ब्रीच किया है पीस पैक को, तो वो तो अब राज़ी नहीं है ना किसी भी तरह की नेगोशिएशन पर। बहरहाल फिर भी वो जो पाकिस्तान के ज़रिए से पैगाम भिजवाया उसका उसने वाज़ेह जवाब दे दिया है। अब ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों के बाद अमाराती हुकाम ने अमेरिका से सिर्फ जंगबंदी के बजाय मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है, क्योंकि देखें ना अब इससे मुतासर कौन हो रहा है, सारी अरब कंट्रीज़। और जो है मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका से कहा है कि भाई जंगबंदी का तो कोई इसका मुस्तकिल हल बताया जाए। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने वाज़ेह किया है कि इसे सिर्फ जंगबंदी नहीं बल्कि ईरानी ख़तरात का मुस्तकिल और जामे हल दरकार है। और मौक़िफ़ है कि ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए सादा सीज़ फायर काफ़ी नहीं है, बल्कि तवील मुद्दती सिक्योरिटी इंतज़ाम और ईरानी मिसाइल, ड्रोन्स और अपनाए हुर्मज़ का मुस्तकिल हल दरकार है। अच्छा, अमाराती अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमाराती वज़ीर ने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात भी की थी और अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश ने ईरानी हमलों पर दो टोक मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि ईरानी हमले किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किए जाएंगे। मतलब ये कि अब जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसकी जानिब से भी वाज़ेह बता दिया गया है कि ईरानी हमले अब किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किए जाएंगे, तो इसका कोई मुस्तकिल हल बताया जाए। मतलब नेक्स्ट ये भी ख़दशा है कि ईरान पर अब अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी हमला का जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने काबीना के इजलास में दावा किया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मज़ से 10 ऑयल टैंकर्स को खैर सगाली की अलामत के तौर पर गुजरने की इजाज़त देकर मुझे तोहफ़ा दिया है। मतलब एक तरह से जो है जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके तो जहाज़ गुजरने नहीं दे रहा था ना ईरान, अब जो उनके 10 ऑयल टैंकर्स किसी तरह गुजर गए हैं तो वो इस पे थैंक्स कर रहा है कि भाई हमारा ये तो हमारे लिए तोहफ़ा हो गया, भाई हमारे तो जहाज़ गुजर गए। तो सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान का ये तोहफ़ा ज़ाहिर करता है कि वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है।
मतलब एक तरफ ईरान के को वो और ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है अपनी इन बातों से, और तेल से भरे 8 टैंकर साबनाए हुरमत से गुजरे, और फिर ईरान ने माजी की एक बात पर माजरत करते हुए मज़ीद 2 जहाज़ों को भी गुजरने की इजाज़त दी। मतलब वो और मज़ीद आग लगाने की बातें कर रहा है अमेरिका कि अगर उसके 10 जहाज़ किसी तरह से गुजर गए तो वो जो है उसका क्रेडिट भी खुद ही ले रहा है कि ईरान ने माजरत के तौर पर 2 जहाज़ और गुजार दिए, जिससे मजमूई तौर पर 10 हो गई तादाद। अब बीबीसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि मुझे एक मोतबर सहाफ़ी ने बताया कि इसने आबनाए हुरमज़ में 8 जहाज़ गुजरते देखे हैं। मेरे ख्याल में इन ऑयल टैंकर्स पर पाकिस्तानी झंडे थे, यानी कि पाकिस्तान ने अगर फैसिलिटेटर का किरदार किसी तरह अदा कर रहा है तो उसमें भी सारा क्रेडिट जो है ना वो सदर ट्रंप लेकर और ईरान को आग लगा रहे हैं कि देखें हमने तो अपना काम कर लिया, चाहे आपने हमने गुजरने नहीं दिया तो हमने पाकिस्तान के थ्रू कर लिया। तो सदर ट्रंप की बकौल जिस पर मैंने कहा है कि हम ठीक लोगों से बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को कहा है कि हम ठीक लोगों से बात कर रहे हैं, हमारा काम किसी तरह निकल जाएगा, आप लोग अपने काम से काम रखें ना, मतलब इस तरह का एक पैगाम है ये। तो बहरहाल अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जारी जंग जो है वो आलमी मईशत को इसी तरह मुतासर कर सकती है जैसे कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहना है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का। मॉस्को में रूसी सनतकारों और ताजरों के एक बड़े इजलास से खिताब में सदर पुतिन ने मजीद कहा कि मशरिक़ वस्ती में जारी तनाज़ा बैनुल अक़वामी पैदावार और लॉजिस्टिक्स के निज़ाम को नुकसान पहुँचा रहा है। तेल, गैस, धातु, खादों और दीगर अहम शोबों से वाबस्ता सनतें बराह रास्त इस बहरान की जद में आ चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि इब्तदाई अंदाजों में इस सूरत हाल का मवाजना कोरोना वबा से किया जा रहा है, बल्कि आप मवाजना सिर्फ कोरोना वबा से नहीं करें, वहाँ तो फिर भी सीज में अंडर लॉकडाउन में फिर भी किसी तरह काम चल रहा था ना, क्योंकि ऑयल और गैस के कोई इतने ज़्यादा वो नहीं थे क्राइसिस, ये तो उससे भी बड़ा क्राइसिस होने वाला है। बहरहाल जिसने दुनिया को तमाम खितों को तरक्की को सुस्त किया है, और सदर पुतिन ने कहा है कि अगर जंग इसी तरह जारी रही तो आलमी सप्लाई चेन मज़ीद मुतासर होगी, इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ सकती है। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ आके अपना अपना मौका पेश करें कि देखें ये इक़्तिसादी तौर पर मईशत के एतबार से कि किसी भी तरह से ये जंग सही नहीं है, इसको रुकना चाहिए, लेकिन अब जो फैसला साज हैं ये चीज़ तो उनको देखनी चाहिए, उनका तो मकसद जंग ही है। बहरहाल सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि हालिया हफ्तों में पैदा होने वाली सूरत हाल के असरात कोरोना वबा से बढ़कर है, और इन्होंने भी यही कहा है कि सप्लाई चेन शदीद मुतासर हो सकती है। तो जो है ना इन सब चीज़ों पे नज़रसानी करनी चाहिए ताकि किसी तरह जंग को रोका जा सके। अच्छा भाई, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉप स्टोरी है खेल के मैदान से। खेल के मैदान से जो हमारे पास खबर है वो है PSL 11 की, और PSL 11 के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स के तजुर्बाकार ओपनर फ़खर जमान ने लीग में डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ 53 रन की इनिंग खेलकर एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया है। लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान ने PSL 11 के इफ्तिताई मैच में हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ 39 गेंदों पर 53 रन बनाए, और जिसमें 10 चौके भी शामिल थे। मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इनको ज़ाहिर है मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया है। और बात करें फ़खर जमान की तो इस निस्फ सेंचुरी के साथ ही PSL की तारीख में 3000 रन स्कोर करने वाले ये दूसरे बैटर बन गए हैं, और इन्होंने PSL में 98 मैचेस खेलकर 3017 रन बनाए हैं, और फ़खर जमान ने PSL में 2 सेंचुरीज भी स्कोर की हैं और 24 निस्फ सेंचुरियाँ बना रखी हैं ओवरऑल। तो ये ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। बाकी पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने PSL में 100 मैचेस में 3092 रन बना रखे हैं, जिसमें 2 सेंचुरीज और 36 निस्फ सेंचुरीज शामिल हैं। तो ये तो थी हमारी तमाम टॉप स्टोरीज़ का खुलासा। अब चलते हैं कुछ मौसम की खबरों की जानिब, और मौसम आप देख रहे हैं उसमें किस तरह से आए दिन रद्दबदल और तग़य्युरात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में जो मौसम ने करवट ली है, तो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि 30 मार्च तक मुल्क भर में बारिश, गरज चमक और तेज़ हवा और बाज़ इलाकों में याला बारी के इम्कानात भी हैं।
यानी कि भाई ओवरऑल देखा जाए तो ये सावन का मौसम है, बहार का मौसम है। ये मौसमी निज़ाम जो है मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर दाखिल हो रहा है और इस वक्त पूरे मुल्क को इसने अपनी लपेट में ले रखा है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है NDMA, उन्होंने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गलियात, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। तो सिंध समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम तेज़ी से बदल रहा है, जिससे आवाम को तेज़ हवाओं, बारिश और गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल का सामना रह सकता है। बाकी जो है महकमे मौसमियात और NDMA ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया है, कमज़ोर इमारतों और खंभों से दूर रहने का मशवरा दिया और मौसमी अपडेट्स पर मुसलसल नज़र रखने की हिदायत भी की है। मतलब जब देखिए बारिश का मौसम हो ना, आपको क्या एहतियात करनी चाहिए? तारों से दूर रहना चाहिए, पोल से दूर रहना चाहिए, उसमें गड्ढे जो है उसमें देख के चलना चाहिए कि भैया कहीं आप गटरी में नहीं जा गिरे। दूसरा, ऐसी कच्ची इमारतों से दूर रहना चाहिए, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, इन सब से बचना चाहिए। जो मोटरसाइकिल है उसको बड़ी एहतियात से, क्योंकि जब थोड़ी सी बारिश होती है ना, बहुत स्लिपरी रोड्स हो जाती हैं, सारी मोटरसाइकिल एक साथ जो तमाशा लगा होता है पूरी सड़क पे, आपको पता है कितनी फिसलती हैं, तो वो तो ज़ाहिर है क्या करें, उनको भी मजबूरी है, जाना होता है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चलते हैं अब लाइफस्टाइल एंड हेल्थ की अपडेट्स की जानिब, और हेल्थ सेगमेंट में आज जो मैं आपसे बीमारी, एक मर्ज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो है जोड़ों और उनके इर्द गिर्द के हिस्सों को मुतासर करने वाला एक मर्ज़, घटिया जिसे कहते हैं, घुटिया। तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि मुख्तलिफ हालतों का मजमूआ है जो जोड़ों में दर्द, सूजन, सख्ती और हरकत की कमी पैदा कर सकती है। जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटी सिंशोर और ऑस्टियोआर्थराइटिस में का मर्ज़ कहलाता है, जो जोड़ों की चिकनाई कम हो जाती है, जिससे हड्डियों के जोड़ नरम और खस्ता हो जाते हैं और चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है। जैसे अगर आपकी हड्डी के दरमियान अगर वो जो फ्लूइड होता है, अगर वो कम हो जाए ना, तो ज़ाहिर है वो रगड़ खाएंगे आपस में, वो आपस में हड्डियाँ ही क्रैक्स उनमें बनना शुरू हो जाएंगे। तो फ्लूइड होना उसमें ज़रूरी होता है, लुब्रिकेंट होना ज़रूरी होता है उसमें। तो ये जो मर्ज़ है ज़्यादातर 60 साल की उम्र के अफराद में आम है, मगर जो फरबा अफराद होता है ना, उनमें 40 के बाद से शुरू हो सकता है। तो ये जो ऑर्थोआर्थराइटिस है, एक ऐसा अर्सा है जिसमें जोड़ की झिल्ली जो है वो सूज जाती है और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अच्छा, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जो आर्थराइटिस होता है या ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसमें जो है किसी की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं लेकिन उनकी हड्डी सलामत होती है, किसी की हड्डी में क्रैक्स पड़ने लगते हैं, उनके बहुत ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होते हैं और बहुत प्रून हो जाती है उनकी हड्डियां, जो है ना बहुत नाजुक हो जाती हैं, और किसी की हड्डी पे ज़्यादा ही मतलब वो और ज़्यादा वो फैलने लगती हैं, वो भी तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। तो इस किस्म की जो बीमारी है वो किसी भी उम्र में लाहक हो सकती है, लेकिन मोटापे में ज़रा जल्दी हो जाती है और जो है अक्सर इब्तिदाई लमात को नज़रअंदाज कर देते लोग, जिसकी वजह से मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो जो है बाज़ औक़ात उम्र भर की माजूरी भी पैदा हो सकती है, तो इसलिए जो है ना चहलकदमी, हल्की वर्जिश, ये सब बहुत ज़रूरी है। जो हमारी एज है इस वक्त, जो भी इस वक्त हम जिस एज ग्रुप में भी हैं, अगर बुढ़ापे से पहले हमें थोड़ा सा वक्त मिला है तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि हम अपने मसल्स बिल्ड कर लें, अपनी हड्डियों को मज़बूत रखें। इसके लिए हमें कैल्शियम, जो भी एसेंशियल विटामिन्स हैं, वो सब प्रॉपर लेने चाहिए। दूध लाजमी पीना चाहिए, दही में भी बहुत एसेंशियल होते हैं, वो भी ज़रूर खाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मर्ज़ की शिद्दत में कम कर सकती हैं, और अगर वज़न ज़्यादा है तो वो काबू में भी रखना चाहिए। और बड़ी उम्र के अफराद के लिए वर्जिश या चहलकदमी नुकसानदेह भी हो सकती है। कहते हैं ना कि आप सीढ़ियाँ ना चढ़ें, बड़ी उम्र के अफराद को कह दिया जाता है। वो इसलिए कह दिया जाता है कि भाई अब आपकी वर्जिश की उम्र गई, अब ख़त्म हो गई, अब आप आराम ही करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा चला फिरा तो वो जो थोड़े बहुत आपके घुटने काम कर रहे हैं उससे भी जाएंगे। तो ये होता है, इसलिए इस उम्र से पहले ही थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और मॉलिज से मशवरा करें, अपनी थेरेपी जोड़ों की इर्द गिर्द पट्टों की मजबूत बनाने के लिए करते रहें। अच्छा, इसमें फ़िज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिल्कुल स्टक हो जाते हैं ना जिनके हाथ पैर और जोड़, तो उसके लिए फिर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आते हैं, वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस करवा के
आपके और उनकी मदद के बगैर आप एक्सरसाइज खुद से करिएगा भी नहीं, कहीं आप और ही अपनी हड्डी ना तोड़ लें। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो इस तरह से आपको एक्सरसाइज कराएंगे कि उनको पता होता है कौन सी मूवमेंट किस तरह से करनी है और किस तरह से आपकी हड्डी नहीं टूटेगी और किस तरह से आपके जो दर्द है वो कम होगा। तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी सूरत में आप फिर डॉक्टर्स के रहमो करम पर ही होता है। तो जो है मतवाज़न ग़िज़ा भी ऐसे में आपके लेना चाहिए, जैसे दूध, फल और सब्ज़ियाँ, ये बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ार की तैयार शुदा ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल करें, वज़न को कंट्रोल में रखें। पट्टों को मजबूत करने वाली वर्जिशें बीमारी के ख़तरे को कम करती हैं और बरवक्त तशख़ीस, अर्ली डायग्नोसिस जो है ना, और मुनासिब इलाज वो ऑस्टियोपोरोसिस से और आर्थराइटिस से आपको काफ़ी हद तक के बचा सकता है और ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बना सकता है। तो चलिए, ये तो हमारा था लाइफस्टाइल सेगमेंट। अब हम चलेंगे अपने लास्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि है हमारा टूरिज़्म का पैकेज। और टूरिज़्म के पैकेज में आज जो हम आपको जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सबसे खूबसूरत जगह जो अपनी मिसाल आप है। और जो है ना, सज्जी कोट आबशार जो है ये एक नुमाया मुकाम रखती है। एबटाबाद के करीब हवेलिया तहसील में ये वाक़ है और देखने से लायक रखती है। आप भी इसको देखिए। पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में कुदरती हुस्न की जो मिसाल सबसे ज्यादा दिलकश और मुनफरिद समझी जाती है, उसमें सज्जी कोट आबशार एक नुमाया मुकाम रखती है। ये आबशार एबटाबाद के करीब हवेलियां तहसील में वाक़ है और न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि मुल्क भर से आने वाले सयाहों के लिए एक दिलकश और पुरकशिश मुकाम बन चुकी है। सज्जी कोट की खास बात यह है कि ये एक वाहिद आबशार नहीं बल्कि 3 आबशारों का सिलसिला है, जो अपनी तरतीब और कुदरती मंजर की वजह से बहुत मुनफरिद है। सबसे ऊपर एक छोटी आबशार मौजूद है जो एक नीलगू रंग की छोटी झील में गिरकर पानी को जमा करती है। इस झील से पानी नीचे की तरफ बहता है और 2 बड़ी आबशारों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो आखिरकार नीचे एक बड़ी झील में गिरकर एक मुकम्मल पानी की मंजर की तख्लीक करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि तेज बारिश के दौरान ये दोनों बड़ी आबशारें एक हो जाती हैं और मंजर देखने वालों के लिए कुदरती हुस्न और शानदार तासुर पैदा करती हैं। यही वजह है कि बारिश के बाद सज्जी कोट का मंजर सयाहों के लिए एक यादगार और दिलकश तजुर्बा बन जाता है। ये आबशार चंद बरस पहले मंजर आम पर आई है और इसके बाद से यहाँ सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। सज्जी कोट आबशार की मौजूदगी ने हवेलियां और इसके गर्दोनवाह के इलाकों में सयाहती दिलचस्पी बढ़ा दी है और मुकामी मईशत को भी फायदा पहुँचाया है। कुदरती माहौल, साफ पानी, नीलगू झीलें और बुलंद पहाड़ों की आगोश में वाकई ये आबशार किसी भी सयाह के लिए एक मुकम्मल एडवेंचर और कुदरती मनाजिर का तजुर्बा फराहम करती है। सज्जी कोट आबशार तक पहुँचने का रास्ता भी काफी दिलचस्प और कुछ हद तक चैलेंजिंग है। एबटाबाद से हवेलियां के रास्ते पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए ये मुकाम काबिल रसाई होता है। रास्ते में सब्ज और शादाब वादियां, नदी नाले और कुदरती मनाजिर सफर करने वालों को एक मुनफरिद सुकून देते हैं। पानी की रवानी, झीलों का नीला रंग और बुलंद पहाड़ों की शान हर देखने वाले को दिलफरेब मंजर फराहम करती है। सज्जी कोट के मुकाम और आबशारों की साख्त के हवाले से माहिरीन माहौलियात और जोग्राफिया दान इस इलाके को शिमाली पाकिस्तान में कुदरती हुस्न के नादिर नमूनों में शुमार करते हैं। उनका कहना है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसे आबशार जो 3 मुख्तलिफ सतहों पर पानी को गिरते हुए यकजा मंजर पेश करें, बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये मुकाम मुकामी वाइल्ड लाइफ और नबातात के लिए भी अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ का माहौल कुदरती जिंदगी के लिए साजगार है। सज्जी कोट आबशार जहाँ नीलगू झीलें, बुलंद पहाड़ और पानी की बुलंद आबशारें एक साथ कुदरत की खूबसूरती का मुकम्मल मुजाहिरा करती हैं और कुदरत की सनाई का मुंह बोलता सबूत है।